नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मंत्रिपरिषद। तो आज हम जानेंगे मंत्रिपरिषद का निर्माण किस तरीके से होता है, किसके द्वारा किया जाता है और मंत्री बनने के लिए किन किन योग्यताओं को ध्यान में रखा गया है। संविधान में किन योग्यताओं को दिया गया है या किन शर्तों को दिया गया है जिनको पूरी करने पर एक व्यक्ति मंत्री बन सकता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब हम जानेंगे अपने आज की इस वीडियो में। विषय: मंत्रिपरिषद। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, मंत्रियों के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, राज्यों में मंत्रिपरिषद होती है, किन किन राज्यों में दे रखी है, और लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन। मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे आर्टिकल 74 में है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी। जबकि अनुच्छेद 75 वो क्या कहता है, मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन भत्ते, इन सब से रिलेटेड है। तो जो 74 है उसमें तो बता रखा कि मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा या मंत्रिपरिषद बनेगी, मंत्रिपरिषद के बारे में। लेकिन जो 75 है उसमें सब बता रखा है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, उनके टेन्योर कितना होगा, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, कार्य क्या होंगे, शपथ कौन दिलाएगा, क्या क्या योग्यताएं होंगी, उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, सारे हमारे आर्टिकल 75 में दिए हुए हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है। सबसे ऊपर जो होता है वो हेड जो होता है प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री में कौन आता है, ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय, ये सारे जो होते हैं मंत्रालय में दे रखे हैं। इन सब के जितने भी हेड होते हैं उनको हम कैबिनेट मंत्री में शामिल करते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं ये। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय हैं। ठीक है। सेकंड होते हैं राज्य मंत्री। इन्हें या तो मंत्रालयों, विभागों का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, या तो विभाग दिए जाते हैं छोटे छोटे राज्यों के, मंत्रालय दिया तो उनका स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है। यह कैबिनेट मंत्रियों से संबंध किया जा सकता है। उप मंत्री में कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा इनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री होते हैं उनकी हेल्प करते हैं ये। कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है, जो मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, मंत्री अगर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो उसे किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, जांच के लिए भेजा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये बोलता है आर्टिकल 74। 75 में क्या है, मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो इस आर्टिकल 75 में नियुक्ति बता रखी है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेकर। प्रधानमंत्री बताएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय देना चाहिए, किसको क्या मंत्री बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री बताएगा राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91 CA के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो टोटल लोकसभा की जो संख्या है उसका 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री को मिला करके मंत्रिपरिषद की संख्या, ये हमें बताया गया है। मंत्रियों के लिए जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा ना हो पाने की स्थिति में उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो मंत्री बनकर आ रहा है उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, और अगर यदि नहीं होता वो संसद का सदस्य तो उसे 6 महीने के भीतर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनता तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 77 क्या बोलता है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन।
राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसायों को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये बता रखा आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 है प्रधानमंत्री के कर्तव्य बता रखे हैं इसमें। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है कि कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो मंत्री को कर्तव्य बता रखे हैं, इसमें अधिकार बता रखे हैं कि वो सदन की कार्यवाही हो या संयुक्त बैठक हो या किसी भी समिति, कोई सी भी समिति हो संसद की, उसमें वो बोल सकता है लेकिन उसमें वोट नहीं दे सकता वो। मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका तात्पर्य है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। किसी भी प्रकार की अगर उनसे कोई भूल हो जाती है मंत्री से, तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, उसके प्रति उत्तरदायी है, जिम्मेदार है वो। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक मंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक वो राष्ट्रपति के नज़रों में अच्छा बनकर रह रहा है या अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभा रहा है, उसके प्रसाद पर्यंत को उसने धारण कर रखा है। जैसे ही उसका भरोसा तोड़ देगा तो वो एक तरीके से उसके पद से उसको हटा सकता है उसके मंत्री को। राज्य में मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 163 केंद्र में मंत्रिपरिषद के समान राज्य में भी मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों का प्रावधान करता है। जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, सेम राज्य में भी मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए और आर्टिकल 164 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। तो इस आर्टिकल में यही बता रखा है कि जैसे सेम राज्य केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद होती है, सेम राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो कि राज्यपाल की सहायता के लिए गठित की जाती है और उसको सलाह देने के लिए गठित की जाती है। COM का मतलब है ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अब बात करेंगे निष्कर्ष की। कैबिनेट मंत्री सरकार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो देश के विकास और शासन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।